अविश्वास प्रस्ताव को समझिएगा बड़े ध्यान से। हमारे संविधान का अनुच्छेद 75 है ना, उसमें यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब यह है कि जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत है तब तक वो सत्ता में बनी रहेगी। एक एग्जाम्पल से समझिए, लोकसभा के अंदर मान लीजिए एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है संतरा पार्टी, ठीक है, संतरा पार्टी है, ऑरेंज पार्टी है, या कोई भी नाम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अमरूद पार्टी, या नाम लिख सकते हैं ए पार्टी, ए नाम की पार्टी है, उसके पास बहुमत है सरकार, मान लेते हैं कि उसके पास 280 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, तो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है, पूर्ण बहुमत है इसके पास, सरकार चल रही है। अब मान लेते हैं कि इनमें से कुछ सदस्य, 150 सदस्य या 150 ना भी, इनमें से 30 सदस्य मान लेते हैं, वो क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, सदस्यता छोड़ देते हैं अपने सांसदी की। या हो सकता है कोई मिस हैपनिंग हो गई हो, कहीं जा रहे हो सारे के सारे सांसद पार्टी करने, बस गिर गई हो खाई में, आपने बहुत सारी खबरें इस तरीके की सुनी हो, मतलब संख्या कम हो गई। या हो सकता है कि 150, 125 लोग, 150 से ज्यादा लोग उससे अलग होकर के अपनी एक अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ने का विचार रखते हो तो इस्तीफा दे दिया हो। इन सब मामलों में क्या है, ये जो संख्या है, ये संख्या कम हो जाती है बहुमत की। अब ये संख्या बहुमत, अब आपके पास बहुमत नहीं है तो आप सरकार में कैसे बने रहोगे? सरकार बनाए रखने के लिए तो आपके पास बहुमत होना जरूरी है। जैसे ही विपक्ष को यह पता चलता है कि भैया सरकार की पोजीशन हिली डुली है, लोग इनके पास, संख्या इनके पास कम है, वो तुरंत अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। और अब आप कहोगे कि विपक्ष को कैसे पता चलेगा कि इनकी संख्या हिली डुली है? तो दो तरीके होते हैं। एक तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में विपक्ष हमेशा यह कोशिश में रहता है कि कैसे भी करके जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके सदस्यों को, सांसदों को बरगला करके या कैसे भी करके उनको अलग थलग किया जाए, उनसे हटाया जाए। अगर गठबंधन की सरकार है तो आसान हो जाता है कि घटक दल, जो उसके गठबंधन वाले दल हैं, उनको सपोर्ट उनसे वापस लेने के लिए कैसे भी करके उनको बना लिया जाए या हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें हो जाए। दूसरी चीज क्या होती है, कई बार सरकार कोई ऐसा निर्णय लेती है जिस निर्णय से किसी एक समुदाय, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की संभावना होती है। तो उस क्षेत्र या उस समुदाय विशेष के कुछ सांसद जो होंगे, जो सदस्य होंगे सरकार के, वो सरकार से नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में वो सरकार से इस्तीफा भी, अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, है ना। या आपस में उनकी खटपट चलती रहती है और कई बार सत्ता की प्राप्ति के लिए भी खटपट चलती है। जैसे आपने देखा ना महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, बीजेपी और शिवसेना, इन दोनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा। दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा। गठबंधन की सरकार बनी बीजेपी और शिवसेना की, जनता ने पूर्ण बहुमत इन गठबंधन को दिया। अब इस गठबंधन के बीच में सत्ता को लेकर के संघर्ष हो गया कि कौन मुख्यमंत्री बने। बीजेपी बोली देवेंद्र फडणवीस बनेगा, शिवसेना बोली कि उद्धव ठाकरे बनेंगे। इस खींचतान में, दोनों के खींचतान में गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूट गया, है ना, सरकार गिर गई। जो शुरुआत में सरकार बनाई गई थी, फिर अलग अलग दूसरों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई गई। इसी तरीके का प्रोसेस जो है वो संसद में, लोकसभा में किया जाता है कि लोकसभा जो है वो मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव अगर आपको लाना है तो इसके समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है, तभी आप अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया, उस पर वोटिंग होगी। अगर उस वोटिंग में बहुमत नहीं है सरकार के पास तो मंत्रिपरिषद जो है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार जो है वो गिर जाएगी। ये व्यवस्था भारत में है। तो हमेशा कोशिश की जाती है सत्तारूढ़ दल के द्वारा कि वो लोकसभा में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी वो कई दाएं बाएं, कई छोटे मोटे दलों के साथ अपना गठजोड़ बना करके रखते हैं ताकि जब आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता पड़ने पर वो उनकी सहायता ले सके।
तो ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव। बेसिकली सरकार को हटाने के लिए लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, आपके लिए एक मोटिवेशनल चीज कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। और ये संसद के अविश्वास प्रस्ताव के साथ भी बहुत जुड़ता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोग कोशिश करते हैं ना सरकार को गिराने की, जैसे कई बार कोशिश की जाती है, कई बार बुराई करने की कोशिश की जाती है, निंदा प्रस्ताव ला करके, ठीक है, उनकी आलोचना करने की कोशिश की जाती है। आपके साथ भी इस तरीके की चीजें होती है कि जब आप एक सही दिशा में जा रहे होते हैं तो कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हम तो नहीं कर पाए, ये कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, ये कैसे कर सकता है या ये कैसे कर सकती है, चलो इसको थोड़ा सा डिमोटिवेट करते। तो आपको उल्टा सीधा आपके बारे में कुछ भी काम करोगे आपका क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, खास करके आपके कुछ रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी और ऐसे लोग जो आपको खास पसंद नहीं करते हैं। तो आप अपने, उनका मोटिव होता है कि आप उनकी बातें सुनकर के मानसिक रूप से परेशान हो जाएं और अपने लक्ष्य से भटक जाएं। आपको बस यही नहीं करना है। कोई भी आपके बारे में कितनी भी बुराई करता हो, कुछ भी करता हो, आपको अपना लक्ष्य नहीं त्यागना है। आपको मेहनत करते चले जाना है, सकारात्मक होकर के अपने काम करते चले जाना है। जिस दिन आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया अपना, उसी दिन ये जो निंदा करने वाले जो लोग हैं ना, यही लोग सबसे पहले आपके चारों तरफ मंडराएंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे, उन सबकी राय एकदम बदल जाएगी। और वही लोग आपके बारे में इतना प्रचार करेंगे कि देखो हम तो पहले से ही कहते थे ये बच्चा इतना कर सकता है, हम तो जानते थे कि इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, वो तो हम तो बस इसको और आगे बढ़ाने के लिए इसको हम थोड़ा करते थे, बोलते थे, ताकि इसको आग लगे इसके दिल में और थोड़ा सा ये मोटिवेट होकर के फिर उस चीज को, इसके दिल पे अगर कोई बात चुभेगी तो ये मेहनत करके चला जाएगा। वो पलट जाएंगे, एकदम से पलट जाएंगे। तो ऐसे ही आपको लगातार सतत रूप से मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाना है। अब देख लेते हैं कि दो प्रस्ताव, जो निंदा प्रस्ताव होते हैं और अविश्वास प्रस्ताव होता है, उसके अंदर अंतर क्या है। आमतौर पर कई सारे लोग जो हैं वो निंदा प्रस्ताव को और अविश्वास प्रस्ताव को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को समझना है, ये दोनों अलग अलग तरीके के प्रस्ताव हैं। एक सरकार गिराने के लिए लाया जाता है, एक सरकार की आलोचना के लिए लाया जाता है। तो जो निंदा प्रस्ताव है ना, इसको लोकसभा में स्वीकार करने का जो कारण बताना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, क्यों इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको बोला जाता है। इसके लिए इस तरीके की कोई प्रावधान, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बताना आवश्यक नहीं है कि भैया क्यों स्वीकार किया गया। निंदा प्रस्ताव का खासियत आपको यह है कि ये किसी एक मंत्री के खिलाफ भी आप ला सकते हो, या मंत्रियों के समूह के खिलाफ भी ला सकते हो, या पूरी की पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ ला सकते हो। तीनों ऑप्शन आपके साथ सामने है। हो सकता है कि कोई गृह मंत्री है, उसके कार्यकाल में भारत में कहीं पर दंगे हो गए, जो कि उनकी जिम्मेदारी थी उन दंगों से सही तरीके से निपटना, और वो नहीं निपट पाए। आप उस चीज के बारे में जवाब चाहते हैं, आप उस चीज के बारे में उनसे उनकी आलोचना करना चाहते हैं संसद के अंदर, तो इस तरीके से किसी भी एक मंत्री के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, पूरे मंत्री परिषद या मंत्रियों के समूह। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की खासियत यह है मेरे दोस्त कि अविश्वास प्रस्ताव जो है पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जाएगा, किसी एक मंत्री परिषद के खिलाफ नहीं लाया जाता है। क्योंकि इसका लक्ष्य सरकार गिराना है, तो पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ ही आता है। इससे क्या होता है कि ये मंत्री परिषद की जो कुछ नीतियां हैं या कार्य हैं, उनके खिलाफ निंदा करने के लिए लाया जाता है, आलोचना करने के लिए लाया जाता है कि देखो भाई, जैसे मैंने आपको दंगे का उदाहरण दिया था कि गृह मंत्री के खिलाफ मान लीजिए एक सिंगल मंत्री के खिलाफ ले आए गए, और उसमें वो आलोचना कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभाई, गृह मंत्री को पहले से ही इस चीज का आभास होने के बावजूद कि यहां पर दंगे हो सकते हैं, कानून व्यवस्था का बेहतर इंतजाम नहीं किया गया, और दंगे होने के बाद जो वहां के पीड़ित हैं उनके साथ सही मानविक दृष्टिकोण से सही तरीके का व्यवहार नहीं हुआ। इस तरीके की चीजों को लेकर के उनके निंदा वहां पर की जा सकती है। लेकिन जब यहां पर बात करते हैं तो ये प्रस्ताव निंदा करने के लिए नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव, इसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही उद्देश्य है कि भैया तेरे को तो खत्म करना है, चल हटाना है ना, जिंदगी से निकाल देना है। ये विश्वास निर्धारण हेतु, यानी कि ये पता करने के लिए लाया जाता है कि भैया सरकार के पास बहुमत है कि नहीं। अगर
विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये लोकसभा में पारित हो गया ना, पारित हो गया, तो मेरे दोस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तुरंत सरकार गिर जाती है, सरकार का खात्मा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं, अगर ये लोकसभा में पारित भी हो गया तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। हां, लेकिन यह चीज पता चल गई ना कि हां भाई निंदा प्रस्ताव पारित हो गया लोकसभा में, इसका मतलब विपक्ष को भनक लग जाएगी कि भाई सरकार के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि अगर सरकार के पास बहुमत होता तो उसके खिलाफ लाया जाने वाला प्रस्ताव कभी पारित ही नहीं हो पाता। इसका मतलब सरकार के पास तो बहुमत नहीं है, क्योंकि साधारण बहुमत से चीजें की जाती हैं। तो इस आधार पर वो तुरंत क्या करेगी, बिना देरी करे तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, ताकि जल्दी से सरकार को गिराया जा सके। तो ये एक कारण बन जाता है अविश्वास प्रस्ताव लाने का। तो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के अंदर यही अंतर थे। यहां से क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। मैं एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, पेपर में किस तरीके से सवाल पूछ लिया जाएगा, सभी दोस्त आंसर जरूर देना, बड़े ध्यान से कान खोल करके सुनना है। ख्यालों की दुनिया में अगर कोई है तो वो एक बार वास्तविक धरातल पर आ जाए, ये क्वेश्चन सुनने के बाद फिर ख्यालों की दुनिया में जा सकते हैं। सवाल है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, या यूं कहेंगे कि भारत की संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, निंदा प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। दूसरा कथन, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों को ही लोकसभा के अंदर अपनाने का कारण दिया जाना अनिवार्य है। तीसरा कथन, निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य है। चौथा कथन, अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य है। अब आपको कहा जाएगा सही कथन चुनिए, और आपके विकल्प रहेंगे ए 1 2 3 सही, बी 2 3 4 सही, सी 1 3 4 सही, और डी 1 2 3 4 सारे सही। अब सब लोग आंसर देना, मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हैं सबके सब लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा। तो कुछ लोग आंसर देना शुरू करे हैं, लेकिन मैं ध्यान क्या, कैसे सारे कैसे सही होंगे यार, ये बताओ। केवल एक ही स्टेटमेंट सही थी, केवल एक ही स्टेटमेंट सही थी, फोर्थ स्टेटमेंट, चौथा कथन सही था। पहला कथन गलत था, निंदा प्रस्ताव में लिखा बोला कि केवल संपूर्ण मंत्री परिषद, ना, एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है। ये देखिए, मंत्रियों के समूह के खिलाफ भी लाया जा सकता है और पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है। तो ये हो गया गलत। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है, यह ध्यान रखना। केवल निंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना आवश्यक है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद त्यागपत्र नहीं देता, यह नहीं देता है, आवश्यक नहीं है, यह चीज ध्यान रखिए। इसलिए तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, इसका मतलब चौथी स्टेटमेंट सही होगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। 1 2 3 जो थी स्टेटमेंट गलत थी और चौथा स्टेटमेंट जो है सही था। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें इस तरीके से पूछना था कि गलत कथन चुनिए, है ना। तो गलत कथन थे 1 2 3, वो गलत थे, और सही जो था वो केवल चौथी स्टेटमेंट सही थी, केवल फोर्थ ऑप्शन सही था।